हेलो मेरी सखिया, तो आज है हमारा साइंस का डे 2 जहाँ हम करने वाले एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सा और आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल वाला। तो कल आपको याद होगा और नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो एम था ये चैप्टर पढ़ने का, उसका एम था कि हम किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं। और उसको सोचने के लिए हमने क्या स्टेप फॉलो किया था? 5, जिसमें हमने 2 पढ़ लिया था। पहला कौन सा था? बोलो। पहला था ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम देख रहे हैं कैसे चीज़ों को, यानी कि अवलोकन था, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर दूसरा स्टेप था हमारा मॉडल बनाना, साइंटिफिक मॉडल बनाना। और मॉडल बनाते समय हमें कुछ चीज़ें रखते हैं और कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अनदेखा कर दीजिए। तो हम चलते हैं उसी पेज पर सीधे स्टेप 3, जिसमें हमें साइंस की लैंग्वेज समझनी है। तो अब तक हमने 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए। सबसे पहला हमने क्या किया था? ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। फिर हमने दूसरा स्टेप क्या किया? मॉडल बनाया, साइंटिफिक मॉडल। जो चीज़ें हमें रखनी है वो रखेंगे और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे। तो मॉडल हम बनाते किस लिए? मॉडल हम इसलिए बनाते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए क्या हो सके? आसान हो सके। तो ये हो गया हमारे 2 स्टेप्स। अब तीसरा स्टेप है कि अगर हमने मॉडल भी बना लिया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि साइंस की भाषा को सीखेंगे। क्योंकि अगर हम साइंस की भाषा नहीं सीखेंगे, तो हम जो चीज़ बता रहे हैं सामने वाला वही समझे, ये ज़रूरी नहीं। इसका बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। एक बार मैं अपने गाँव गया था, उधर मेरे चाचा रहते थे। उन्होंने बोला कि बेटे ऐसा काम करते कि जाओ मेरे लिए टेबल बनवा के लाओ। ठीक है? उन्होंने बोला कि जाओ टेबल बनवा के लाओ। तो मैंने बोला कितना बड़ा टेबल बनवाना है? तो उन्होंने अपना बित्ता खोला, यानी हैंड स्पेन, और ऐसे नापा, टपाक, 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 और उन्होंने देखा कि ये 5 बित्ता है। कितना बित्ता है? 5। और ये वाला 3 बित्ता है। मैं भी नाप के गया, मैं चला गया दुकानदार के वहाँ। ये जो नापे थे वो मेरे चाचा ने नापा था ऐसे कि 5 बित्ता और ये 3 बित्ता। मैं गया और वहाँ पे मैं छोटा सा था ही मैं, तो मेरा हाथ इतना छोटा-छोटा था। मैंने बोला कि अंकल, अंकल एक ना टेबल बना दो। फिर मैंने टेबल बनाया, तो उन्होंने बोला कि बेटा कितना वाला टेबल बनाना है? तो मैंने बोला 5 बित्ता ये तल दो, 3 बित्ता ये तल दो। तो बनाया उन्होंने 5 बित्ताई और 3 बित्ताई। पर जो टेबल बना वो कैसा बना? एक्चुअल टेबल से बहुत छोटा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चाचा ने बताया था और जो मेरे पास था, यानी कि बित्ता, वो दोनों अलग-अलग था। अगर इसकी जगह उन्होंने साइंटिफिक तरीका यूज़ किया होता, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आप ये देखेंगे, अगर ये वाला हथियार उनके पास होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? अगर उन्होंने ये इंच टेप से नाप के दिया होता कि बेटा उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई उसकी 3 मीटर है, तो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के हम बिल्कुल वही टेबल बना पाते जो उनको चाहिए था। तो यहाँ पर हमने क्या किया? साइंटिफिक चीज़ों को इग्नोर करने से क्या होती है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं से दूर जाने के लिए हम साइंस के अंदर क्या लाते हैं? क्लियरिटी लाते हैं, एकदम बढ़िया से। और वो कैसे आता है? अगर हमने साइंस की लैंग्वेज यूज़ करी तो। क्या यूज़ किया हमने? साइंस की लैंग्वेज। और साइंस की लैंग्वेज यूज़ हम कैसे करते हैं? उसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो साइंस में लैंग्वेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि चीज़ें क्लियर हो और पूरे विश्व में एक जैसा माना जा सके। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं मास की बात करूँ, मास का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर कितना सामान भरा हुआ है या इसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, किसी भी वस्तु के अंदर कितना सामान भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? मास, यानी कि द्रव्यमान। तो मास को साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम इसको किससे लिखेंगे? तो उन लोगों ने क्या बोला? एम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एम। और हिंदी में द्रव्यमान होता है, पर इसको हम लिखेंगे किससे? एम से। तो क्योंकि अब हमारे पास क्या है? साइंटिफिक क्लियरिटी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? कि मास लिखा हो या द्रव्यमान, एम ही लिखेंगे। तो अब चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, एम लिखा है, इसका मतलब आप जिंदा समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा है? द्रव्यमान, यानी कि मास। इसी तरीके से वेलोसिटी, यानी कि वेग, यानी 1 सेकंड में हम कितना दूर चले जाए, इसको समझने के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? वी, यानी कि वेग को हम कैसे लिखते हैं? वी सी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बल की, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एफ। और फोर्स, यानी कि बल। तो ये क्या है? साइंटिफिक क्लियरिटी के साथ इन सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि मास किसी भी चीज को कह देंगे। मास का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। मैटर यानी कि कितना पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? मास।
इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि मास को डिफाइन कर दिया गया। तो साइंस में चीज़ों को एकदम बढ़िया से डिफाइन किया जाता है, और डिफाइन करने के बाद एक प्रॉपर जो सभी लोग सिंबल यूज करें ऐसा सिंबल बनाया जाता है। और साथ ही साथ में क्या यूज किया जाता है, एस आई मात्रक। अभी एस आई मात्रक क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास ये है एक स्टोरी। तो ये स्टोरी देखेंगे तो 1993 के अंदर कनाडा से एक एरोप्लेन जिसका नाम था गिमली ग्लाइडर, वो उड़ के जा रहा था। तो उस समय तक जो कनाडा के अंदर सिस्टम यूज होता था उसके अंदर पाउंड यूज होता था, वजन करने के लिए क्या यूज होता था, पाउंड। लेकिन जब ये वाला गिमली ग्लाइडर गया वहां पे, इसके अंदर क्या सिस्टम यूज होने वाला था, किलोग्राम। किलोग्राम आपको याद होगा, जब हम किसी चीज का वजन द्रव्यमान नापते हैं, क्या नापते हैं, द्रव्यमान, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। और यही चीज अगर आप यूपी बिहार के गांव में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे बाट यूज होता है। बाट यानी कि एक बड़ा सा पत्थर होता है, ठीक है, लेकिन वो पत्थर हर जगह अलग अलग है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसी तरह यूरोप के अंदर एक सिस्टम यूज होता है, उसको हम कहते हैं पाउंड। क्या कहते हैं, पाउंड। तो जो पाउंड होता है, अगर हम लगभग लगभग 2.1 पाउंड मिलाएंगे तब जाके वो 1 किलो के बराबर होगा। तो पूरा कैलकुलेट किया गया कि कितना फ्यूल जाना चाहिए इसमें। तो फॉर्मूले के अनुसार इसमें कितना है, 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरना है। पर जो स्टाफ था वहां का, उन लोगों को लगा कि नो ब्रो, किलोग्राम में नहीं भरना है, किस में भरना है, पाउंड में भरना है। तो उन लोगों ने पाउंड में भर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग लगभग इन लोगों ने 10,000 किलो सिर्फ फ्यूल भरा, जबकि चाहिए कितना था, 22,300 किलोग्राम। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये एरोप्लेन इधर से उड़ा, 17 मिनट सिर्फ हवा में उड़ा, फिर उसके बाद इसकी हवा टाइट हो गई। क्या टाइट होगी, क्यों टाइट हुई, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल नहीं था। इसका इंजन काम करना बंद कर दिया। तो जब इंजन काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिस्टम क्रैश होने वाला था। लेकिन जो पायलट भैया थे वो थोड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला ना ब्रो, इधर ही उतार लो। तो फिर उन्होंने एक मिलिट्री एयरपोर्ट था वहां जाकर के उतार दिया। इस तरीके से सारे पैसेंजर बच गए। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक सिर्फ छोटी सी गलती, क्या, किलोग्राम की जगह पाउंड यूज करने से इतना सारा प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में एक ही यूनिट यूज करते हैं, और उस यूनिट को हम कहते हैं एस आई यूनिट। क्या कहते हैं, एस आई यूनिट। एस आई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यूनिट, तो एस आई यूनिट का मतलब ये होता है। इसका मतलब होता है कि हम पूरी दुनिया में एक ही यूनिट को क्या करेंगे, मानेंगे, और पूरी दुनिया में यही चीज का पालन करेंगे। जैसे अगर किसी का द्रव्यमान नापना है, किसी का भी द्रव्यमान नापना है, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। यानी कि मास का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और फिर हमने वेलोसिटी देखा था, यानी कि वेग, उसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ऐसे कि दूरी, डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा ही मात्रक, दूरी हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में। उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। किलोमीटर तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब, और अगर हम बड़ा यूनिट देखें तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। तापमान यानी टेम्परेचर का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजें सही से चले, हम क्या करते हैं, एक ही यूनिट को फॉलो करते हैं, और उस यूनिट को क्या कहते हैं, एस आई यूनिट। तो ये क्या, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, ताकि चीजें क्या हो, प्रिसाइज हो, क्लियर हो, एकदम बढ़िया हो, समझ में आए, किसी को दिक्कत ना हो। तो ये जो हमारा टॉपिक था विज्ञान की भाषा, आपको समझ में आ गया होगा कि हम विज्ञान की भाषा इसलिए यूज करते हैं ताकि चीजें क्या हो, क्लियर हो, और पूरे विश्व में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एसआई यूनिट आपको समझ में आ गया होगा कि एसआई यूनिट भी क्या है, साइंस की लैंग्वेज का हिस्सा है, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को एक ही तरीके से लिख सकें। तो ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। और एक और लैंग्वेज होती है साइंस में, सिर्फ साइंस की लैंग्वेज नहीं होती है, साइंस में एक और चीज होती है, और वो क्या है, मैथ्स। मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम जितने भी पुराने पुराने जमाने के जितने भी वैज्ञानिक देखोगे, वो सभी मैथमेटिशियन थे लगभग, अच्छे खासे। आगे जितने हम थियरम्स पढ़ेंगे उसमें अधिकांश बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स के बहुत सारे थ्योरम दिए। जैसे कैलकुलस और डिफरेंशिएशन की खोज न्यूटन और लिबनीज ने की थी। इसी तरह पाइथागोरस को जानते हो, पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दी। तो ये सारे लोग जो थे वो लोग फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, इसके अलावा मैथमेटिशियन भी थे।
तो मैथमेटिक्स को एज ए लैंग्वेज यानी कि भाषा के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मैथ्स में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, जो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। कहने का मतलब है एक लड़का है वो और उसका दोस्त 2 घंटा भागे। कितना घंटा भागे भाई? मैंने बोला कि ये लड़का तेज भाग रहा है, ये लड़का धीरे भाग रहा है, तो आपको क्या समझ में आएगा कितना तेज भाग रहा है कितना धीरे भाग रहा है। लेकिन अगर मैंने नंबर बता दिया कि ये 10 की स्पीड से भाग रहा है, यानी 1 घंटे में कितना भाग जा रहा है ये 10, और ये कितना भाग जा रहा है 8, तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तेज और ये धीरे यहाँ भी क्लियर हो जा रही है, और हमें ये भी समझ में आ जा रहा है कि हम क्या करें, मैथ्स को लैंग्वेज के तौर पे यूज करें ताकि चीजें क्लियर हो कि कौन सी चीज कितनी तेज जा रही है। तो साइंस के अंदर हम किसी भी चीज को छोटा करने के लिए क्या यूज करते हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हम इक्वेशन बनाने के तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लड़का ए है उसकी स्पीड कितनी है? 10 बन गया, और वो कितना घंटा भागा? तो टोटल कितना दूर जाएगा वो? 20 किलोमीटर। इसके लिए क्या हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं। हमने सिर्फ देखा कि अच्छा 1 घंटे में 10 भागता है तो 2 घंटे में 20 भागेगा। अगर मैं बी लड़के की बात करूं, उसकी स्पीड कितनी थी? कितने घंटे भागा? तो कितना भाग पाएगा वो? 16 किलोमीटर। तो यहाँ हमने परिस्थिति को देखा आराम से कि अच्छा 10 भाग रहा है 2 घंटे में 20 बता दिया। 8 है, 8 भाग रहा है 2 के घंटे में तो 16 भाग जाएगी। यहाँ हमने सिर्फ अपना लॉजिक यूज किया और अपना आंसर आ गया। तो जब हम परिस्थिति समझ जाएंगे तब हम ये देखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है तुम्हारे हिसाब से? स्पीड है यानी कि चाल है ना? और ये जो दूसरा वाला चीज है वो क्या है? समय है। तो आपने देखा, अच्छा मैंने यहाँ समय लिख दिया तो यहाँ टाइम लिख दे रहा हूं। तो स्पीड को टाइम से गुना करने पर हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने परिस्थिति देखा, परिस्थिति देखने के बाद हमने देखा क्या क्या दिया हुआ है और फिर उसमें क्या करने पर क्या आ रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने क्या बना दिया? एक इक्वेशन यानी कि समीकरण बना दिया। और ये क्या है? हम अब आसानी से बता सकते हैं कि अगर कोई तेज भाग रहा है तो कम समय लेगा, और अगर कोई धीरे भाग रहा है तो ज्यादा समय लेगा। तो इतनी बड़ी बात को हमने क्या किया? सिर्फ एक लाइन में लिख दिया कि स्पीड और डिस्टेंस, टाइम को गुना करो डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ आ गया? तो मैथ्स का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि चीजें क्या हो सके? छोटी हो सके। समझ आ गया? साइंस के अंदर हम मैथ्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि चीजें छोटी हो सके, हम सभी को समझ में आ सके और चीजें आसान हो सके। समझ आ गया? और इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको मैंने बता दिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिस्थिति की सिचुएशन कैसी है। जब हमको पता चल गया सिचुएशन कैसे, फिर हम देखेंगे कि सिचुएशन में क्या क्या आ रहा है, और जब हमको ये पता चल जाएगा फिर हम देख लेंगे कि समीकरण बनाना कैसे। अगर हमने ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो हमको समीकरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला तुम्हारे बन गया, अब तुम याद करो या ना करो तुम्हें हमेशा याद रहे क्या कि अच्छा वो स्पीड है और टाइम को गुना कर देंगे, याद है डिस्टेंस। तो समीकरण का यहाँ स्टेप दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सिचुएशन दी हुई है उसको हम देखते हैं कि अच्छा 10 की स्पीड से भाग रहा था। कितने की स्पीड से भाग रहा था? 10। दूसरा वाला 8 की स्पीड से 2 घंटे भाग रहा था, 16 किलोमीटर पहुंचा या 20 किलोमीटर पहुंचा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिचुएशन को देखा यानी परिस्थिति को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर कौन कौन से क्वांटिटीज यानी कि राशियां दी हुई है। राशियां यानी कि उसमें क्या दिया हुआ था? दूरी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? चाल दिया हुआ था, और समय दिया हुआ था, घंटा यानी कि समय दिया हुआ था। तो ये हो गया क्या? हमारा राशि। और राशियों के बाद हमने क्या किया? इक्वेशन बना दिया हमने। तो अगर हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम समीकरण यानी कि फॉर्मूला बना भी लेंगे और याद भी रहेगा। तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग यानी कि साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। फिर हम दूसरा चरण क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं। और मॉडल बनाने के बाद लैंग्वेज यानी साइंस की भाषा को हम लेते हैं ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो सके और सबके लिए समझ में आ सके, कंफ्यूजन ना हो सके। तो ये 3 स्टेप्स हो गया। अब चौथा स्टेप है कि जो हमने नॉलेज प्राप्त किया उसको अब हमें बांटना है। क्या करना है? अलग अलग चीजों में बांटना है कि जो मुझे बात पता चली वो क्या है और जो तुम्हें बात पता चली वो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? साइंस में 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? पहला क्या है?
लॉ, दूसरा थियरी, तीसरा प्रिंसिपल, यानी कि नियम, सिद्धांत और मूल सिद्धांत। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तो इस चिड़िया को हम ही बुला लेते हैं। तो जैसे मान लो एक दिन तुम कहाँ गए, किचन में। किचन में ही जा रहे हो क्योंकि किचन हम सभी के पास है। तो किचन में गए और तुमने क्या देखा कि आग लगाया गया है गैस में। तो अब ये आग लगा हुआ है और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो तुम्हें क्या लगेगा कि जैसे जैसे तुम नॉब नॉब जानते हो जिससे गैस बढ़ाते हो और गर्म, तो अगर तुम इस नॉब को बढ़ाओगे तो ये गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो पानी के बॉईल होने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी बहुत तेजी से क्या लगेगा, पानी उबलने लगे। तो ये तुमने क्या किया, देखा, ऑब्जर्व किया। क्या किया? तो सबसे पहला काम ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। मॉडल वॉडल ये सारी चीजें हम करेंगे। जो हमारे को नॉलेज प्राप्त हुआ उसको हमें हिस्सों में बांटना, तो हम यहाँ आते हैं सीधे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि जब हम नॉब बढ़ाते हैं ये उबलने लगता है। फिर तुमने बोला अच्छा ऐसे नहीं, एक और मॉडल बना के देखते हैं। फिर तुमने पानी की जगह कुछ और ले लिया, मतलब पानी की जगह तुमने क्या ले लिया, तेल। फिर वहां तुमने गरमाया, फिर दोबारा से वो क्या करेगा, बॉयल होने लगेगा जैसे जैसे नॉब बढ़ाओगे। तो यहाँ तुम्हारे मॉडल में ये बात आई क्या, कि जैसी नॉब बढ़ाओ तापमान बढ़ने से क्या होता है, वो बोल मतलब उसके उबलने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो यहाँ से तुमने प्रकृति में एक चीज नोट किया कि तापमान बढ़ाओ तो पानी उबलने लगता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नियम। नियम यानी कि लॉ। लॉ का सीधा मतलब है कि फिनोमेना, यानी कि नेचर में जो भी हो रहा है, प्रकृति में जो भी हो रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्या ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। इसको छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगा, इसको छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगा, कुछ भी छोड़ूंगा नीचे जाएगा। समझ आएगा? मोदी जी को छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएंगे। समझ गया मेरे क्या? तो किसी भी वस्तु को छोड़ने पे हमेशा कहा जाता है वो नीचे। तो प्रकृति में होने वाली ये घटना है, इसको हम क्या देंगे, लॉ। समझ आ गया? लॉ का सीधा सा मतलब है कि प्रकृति में, नेचर में कोई भी घटना हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। समझ आ गया? और यहाँ पर लोग क्या है कि तापमान बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पे, पानी बॉईल होने लगता है, यानी उबलने लगता है। समझ में आ गया? पानी क्या होता है, उबलने लगता है। समझ आ गया? तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि नियम वो होता है जो प्रकृति में हो रहा है। कुछ भी चीज तुम देख रहे हो वो सब क्या है, नियम है। जो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। जैसे अगर मैं ये पेन यहाँ रखूंगा तो यहाँ देखो इसकी परछाई आएगी, मेरे हाथ पे आ रही है, ये आ रही है, आ रही है परछाई। तो तुमने क्या देखा कि अगर किसी वस्तु के सामने लाइट आएगी तो पीछे क्या हो जाएगा, परछाई आ जाएगी। तो ये क्या हमारा, ये नियम। समझ आ गया? लॉ यानी नियम का मतलब क्या, नेचर के अंदर कुछ भी हो जाए। जैसे अगर हवा तेज चलेगी तो हमारे पसीने क्या हो जाएंगे, हल्के हल्के सूखने लगे। तो ये क्या है, नियम यानी कि लॉ। कोई भी ऐसा चीज जो बार बार एक ही चीज को, पैटर्न को रिपीट किया जा रहा है उसको हम कहते हैं लॉ। तो लॉ तुम लोग को समझ में आ गया? तो ये लिखा है कि नियम यह बताता है कि प्रकृति में क्या होता है, और यह किसी नियमित या लगातार दिखाई देने वाले पैटर्न की ओर संकेत करता है। यानी लगातार जो बार बार होता है, जैसे मार्कर छोड़ने पे नीचे जा रहा था, या फिर इंच टेप छोड़ने पर कहा जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो ये क्या नियम। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, नियम के बाद क्या था हमारे पास, थियोरी यानी कि सिद्धांत। अब ये थियोरी कौन सी चिड़िया है, तो थ्योरी का मतलब होता है क्यों होता है। थियोरी का मतलब क्या होता है, क्यों होते हैं। लॉ यानी नियम का मतलब होता है क्या होता है, और इसका मतलब होता है क्यों होता है। जैसा कि तुमने उसमें देखा होगा 3 इडियट्स में, उसमें आमिर खान उसको फोन करता है कि आज तुम्हारी हत्या होने वाली है। वो बोलता है क्या, क्यों, क्या हुई। तो उसके कहने का मतलब क्या है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है। तो जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों हुई, कि कोई घटना क्यों होती है, उसका अगर जो रिप्लाई मिल रहा है, और उसको हमने क्या किया, बहुत सारे पैटर्न को एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे प्रमाण जुटाए, तब जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं थियोरी यानी सिद्धांत। समझ में आगे मैंने क्या कहा। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है, जैसे अभी हमने पानी उबाला था, याद आ रहा है, तापमान बढ़ाने पर पानी उबलने लगता है, ये हमारा लॉ। क्या, अब हमने इसके पीछे क्वेश्चन पूछा कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कि पानी गर्म होने लगी या पानी उबलने लगा। तो ऐसे जब हमने उसको नीचे से गर्मी दी, उसका बम गर्म होने लगा।
तो अगर बम गर्म होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि जैसे हमारे इस पॉट के अंदर क्या है, पानी है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे कण है, उन सभी के अंदर क्या आ गई, गर्मी बढ़ने लगी, तापमान बढ़ने लगा। और तापमान बढ़ने से ये होता है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। अब जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर क्या मस्त एसी चल रही है, सब आराम से सो रहे होंगे, अब एक ही बार में गैस चालू कर दिया, खूब गर्म कर दिया, सब इधर उधर भागने लगेंगे, नहीं, बिल्कुल वही है। तो इसके नीचे हमने क्या किया, गर्म किया, तो इसके अंदर जितने बच्चे बैठे थे सबका दिमाग, अरे इधर भागो उधर भागो, सब भागने लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, किसी भी वस्तु का जब तापमान बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, इसीलिए पानी उबलने लगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसके पीछे का रीजन जाना, और वो रीजन क्या है कि ऊष्मा यानी कि गर्मी के कारण जो पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि जो अणु है उसको अधिक ऊर्जा देती है, और जिसके कारण वो भाप बन के बाहर निकलने लगता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा थ्योरी यानी कि सिद्धांत। तो सबसे पहला क्या, लॉ यानी कि क्या होता है, फिर क्या आता है हमारा सिद्धांत यानी कि थ्योरी, और थ्योरी में क्या होता है, क्यों होता है। और उसको ध्यान रखना है, थ्योरी में ये होता है कि बहुत लंबे समय तक उसको चेक करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं, प्रमाण इकट्ठा करते हैं, तब जाकर के हम बताते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, इसी के कारण इसलिए ऐसा हो रहा है। तो थ्योरी को बहुत लंबे समय तक टेस्ट किया जाता है अलग अलग चीज़ों पे, तब जाकर के हमें पता चलता है कि जो हमने नॉलेज प्राप्त किया वो क्या है, थियरी है यानी कि सिद्धांत है। तो सिद्धांत हो गया हमारा। और तीसरा चीज है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ये तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं, ये क्या है, मूल सिद्धांत। अभी मूल सिद्धांत क्या होता है, मूल सिद्धांत का मतलब कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या वो वहीं यूज हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे। और वो कैसे यूज हो सकता है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर मेरे पास बर्फ रहेगा और मैं उसको गर्माऊंगा तो क्या उसके कण मूव करेंगे, करेंगे, तभी तो वो पिघलेगा। अगर मेरे पास पानी है, मैं उसको गर्म करूंगा तो क्या उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, वो जल्दी से क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगी। तो कोई सा भी चीज लो, किसी भी स्टेट में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसके स्टेट यानी कि अगर वो ठोस है तो किस में बदल जाएगा, द्रव्य में, और द्रव्य में है तो गैस में। समझ आ गया। तो तापमान बढ़ाने से हमको ये बात पता चल गई कि किसी भी वस्तु का, मैटर का मतलब किसी भी वस्तु का जो स्टेट होता है, स्टेट यानी कि ठोस, द्रव्य, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। पहला क्या था हमारा नियम जो प्रकृति में हो रहा है, दूसरा क्या हमारा सिद्धांत यानी कि क्यों हो रहा है, जिसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, और तीसरा क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूल सिद्धांत, और कितने जगहों पे हम यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नॉलेज को हमने बांट दिया। अब नॉलेज बांटने के बाद हम क्या उखाड़ लेंगे, ये सारे नॉलेज को हमने जब प्राप्त कर लिया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन। क्या कर सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कर देना है कि मेरे को तो मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादल करिए बारिश होगा, ऐसा भविष्यवाणी नहीं। हमें लॉजिक लगा के साइंटिफिक तरीके से क्या करना, भविष्यवाणी करनी है। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सारी चीजों को पढ़ने से हमें क्या पता चला। तो अब अगर हमने ध्यान से देखा कि थियरी को यानी सिद्धांत को बनाने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक बहुत सारी चीजों को चेक करना पड़ता है, एविडेंस जुटाना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने से हमें ये फायदा है कि साइंस के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, या कोई थियरी के अंदर, कोई सिद्धांत के अंदर हमें लग रहा है कि गड़बड़ी है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, दोबारा सुधार लेते हैं। क्योंकि साइंस के अंदर कोई भी चीज 100% सच नहीं मानी जाती है। हमेशा उसमें स्कोप होता है कि अगर तुमने कोई ऐसा एविडेंस या एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जो उस बात को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, तो साइंस खुद को क्या करती है, इंप्रूव करती है, सुधारने की कोशिश करती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि जो साइंटिफिक जितनी थियरीज है उन सभी को पत्थर की लकीर नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता, पत्थर की लकीर नहीं, कि एक बार बाबा जी ने बोल दिया तो मान लेंगे, उसके पीछे लॉजिक लगाना है। अगर हमको लग रहा है कि ना न्यूटन भैया ने गलती बताया, तो हम उसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। इसी कारण से जो साइंस है वो क्या बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय यानी कि रिलायबल है। तो इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि जो हमने अभी थियरी पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, वो सारी चीजें करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है
वो ज्ञान विश्वसनीय है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत लंबे समय से रिसर्च चली जाती है। फिर भी अगर उसमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है और हमने प्रूफ दिया कि ना जो तुमने बताया वो गलत है, तो साइंस क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि हाँ भाई जो तुम थ्योरी दे रहे हो, एक्सपेरिमेंट दे रहे हो, उन सारी चीज़ों से हमको पता चला कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। तो इसीलिए साइंस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तो ये हो गया हमारे चारों स्टेप्स। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइंस इतना ज़्यादा रिलायबल यानी कि विश्वसनीय क्यों है? तो सबसे पहली बात, साइंस में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट यानी कि एविडेंस जुटाते हैं, जुटाते कि नहीं जुटाते, और ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि हम खुद ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को और ऑब्जर्वेशन को देख के एविडेंस जुटाते हैं। इसीलिए क्या साइंस बहुत ही ज्यादा क्या है? विश्वसनीय है। तो विश्वसनीय होने का पहला रीजन क्या है? कि ये क्या है? इसमें प्रमाण है और अवलोकन पर आधारित है। दूसरा क्या है? कि इसमें जो विचार होते हैं, जो भी बातें कही जा रही है, उनको टेस्ट किया जाता है, परखा जाता है, यानी कि टेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर हम कोई और ऐसे बात मानते हैं, ऐसे कि मान लो कि गाँव में नहीं कहते ऐसे बाबा जी की, अरे बाबा जी के पास जाओगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, बाबा जी एक ऐसा दवाई घुट्टी पिलाएंगे तुम हाइट बढ़ जाएगी। तो क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया? क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? नहीं है, नहीं है ना। तो वो उतना ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। कई बार ऐसे कहते हैं कि तुम बाबा जी के वहां जाओ और ऐसे झरवा लेना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे लोग इन सब बातों में फंस जाते हैं, फिर आखिरी में जाकर के क्या होता है? अपना इलाज करवाने जाते हैं। समझ लो, जैसे कि मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने, उनकी जो मम्मी थी उनको पथरी हो गया था। पथरी जानते हो? तो एक बाबा के पास गए, तो बाबा ने बोला कि अरे कोई बात नहीं बेटा, ये चीज़ें परहेज करनी है, और मैं ये दवाई दे रहा हूँ, दवाई क्या पानी जैसा ही कुछ था, और उसको पीना, तुम ठीक हो जाओगे। वो गई, पूरा 1 साल तक वो सारी चीज़ें परहेज की, कमजोर हुई और बहुत ज़्यादा परहेज की, और उसके बाद क्या हुआ? 1 साल बाद दोबारा से उनको बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर वो गई चेक करवाने, तो पथरी और बड़ा हो गया था। मतलब जब दूसरे बाबा के वहां गया अगले साल, तो उन्होंने क्या किया? ऐसे किया और बोले कि ये लो तुम्हारा पथरी निकल गया, और बोले कि ये चीजें परहेज करनी है और तुम जाओ। वो गई, 3-4 महीने बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उन्होंने देखा कि पथरी और बड़ा हो गया। और पथरी और बड़ा हो गया, ऊपर से उनको क्या हो गया? जो कमजोर हुई थी बहुत ज्यादा वो, क्योंकि सही से खाना वाना नहीं खा रही थी, इसके कारण क्या हुआ? उनकी सर्जरी भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। फिर तो कुछ महीने उनका इलाज चला ताकि वो थोड़ी हेल्दी हो, फिर उसके बाद सर्जरी हुआ। तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं कि हाँ बाबा जी ने बोला है तो मान लेंगे, जबकि उसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई हाथ डाल के तो पेट के अंदर की कोई चीज है ऐसे निकाल लेगा? बाबा ने बोला करने का तो मतलब करने का, ऐसा थोड़ी होता है। समझ आ गया मैंने क्या कहा? तो साइंस में ये चीजें नहीं होती है कि हम ऐसे मान लें। क्यों? क्योंकि साइंस में जो चीजें होती है उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, प्रूफ दिए जाते हैं, तब जाकर के वो चीजें आती हैं। और साथ ही साथ में साइंस के अंदर जो भी रिजल्ट आता है वो बार बार आता है और उसको बार बार चेक किया जाता है, तभी हम उसको अप्रूव करते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार आया हमने मान लिया। और लास्ट में मैंने तुम्हें बताया कि साइंस जो खुद को प्रमाण मिलने पर स्वयं को सुधार लेता है। ये सबसे अच्छी बात है कि वो क्या करता है? खुद को सुधारने के लिए रेडी रहता है कि अगर तुम्हारे पास मेरे से बढ़िया एविडेंस है तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए साइंस क्या होता है? ज्यादा विश्वसनीय होता है। इसीलिए लोग डॉक्टर के पास ज्यादा जाने को प्रेफर करते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें पढ़ाई की है, उसके पीछे इतना सारा रीजन है, एविडेंस है, टेस्ट है, तब जाकर के ये सारी चीजें हो रही। बाबा जी के पास नहीं जाना चाहिए ज्यादा, पता चले बाबा जी और बीमारी बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया? हमने 4 स्टेप्स कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया था? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। फिर हमने क्या किया? मॉडल बनाया। फिर साइंस का लैंग्वेज यूज किया, फिर उसको कई हिस्सों में बांट दिया, जिसमें हमारा लॉ था, थियोरी और प्रिंसिपल। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ ली, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है? 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या करते हैं? प्रिडिक्शन। क्या करते हैं? यानी साइंस की चीजों का यूज करके हम भविष्यवाणी करें। तो साइंस में हम भविष्यवाणी कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले। तो 5वां जो स्टेप है वो हमारा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करना। अब ये भविष्यवाणी 2 तरीकों से की जाती है, और वो 2 तरीके समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं चित्र पे। तो यार देखो, यहाँ पे 2 लड़की है। ये लड़की है, इसका नाम है खुशी, और दूसरी जो लड़की है उसका नाम है एलिना। तो अब ये जो दोनों लड़की है, ये दोनों अपने छत पे खड़ी थी। खुशी एक दिन बोली
कि अरे बादल बहुत काले काले दिख रहे हैं, लगता है आज बारिश होगी। ये है आम जिंदगी। लेकिन अलीना ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, वो उसने क्या किया, साइंटिफिक चीजें अपनाई, साइंटिफिक अप्रोच अपनाया। उसने क्या बोला कि जब पिछली बार जब बारिश हुआ था तो क्या बादल का रंग ऐसा ही था? वेदर फोरकास्ट यानी कि जो फोन में वेदर दिखाता है, क्या वो दिखा रहा है कि आज बारिश होगी कि नहीं? फिर उसने ये देखा कि जो हवा की स्पीड है क्या उतनी ही है जितनी बारिश होने पर स्पीड होती है, और उसका डायरेक्शन वही है जो होना चाहिए। और हवा में जो पानी की मात्रा यानी जो नमी है वो है कि नहीं। तो उसने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे दिमाग में, अगर इनका जवाब आ रहा तब उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि बारिश होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंटोस जिंदगी यानी कि साइंटिफिक जिंदगी। क्या कहते हैं? यानी कि साइंटिफिक जिंदगी। तो इसी चीज में हमने ये देख लिया कि किसी भी भविष्यवाणी को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला कौन सा है? आम जिंदगी, जिसके अंदर हम जिंदा देख रहे हैं अच्छा ये हो रहा है तो बारिश होगी। और दूसरा क्या, हम वो चीजें देख रहे हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, जैसे कि अलीना ने क्या पूछा, क्या पिछली बार भी ऐसे ही बादल होने पर बारिश हुई थी? क्या आज हवा में नमी है? मौसम के माप क्या बता रहे हैं? तो ये जो चीजें जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बाद अगर हम भविष्यवाणियां करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक भविष्यवाणियां। यानी कि हम किसी लॉजिक पे कर रहे हैं, किसी अजम्पशन पे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। समझ आ गया? और इससे जो भविष्यवाणियां होती है वो क्या होती है, ज्यादा बेहतर होती है, शानदार होती है। तो हमने 5 स्टेप कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन, फिर मॉडल, फिर उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद नॉलेज को हमने बांट दिया, और बांटने के बाद हमने इसका यूज किया यानी भविष्यवाणियां करने और प्रेडिक्शन करने। 5 स्टेप हो गए। अब 5वें स्टेप में है कि प्रेडिक्शन तो हमने कर दिया भविष्यवाणी, उसको चेक भी तो करना है कि जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। तो उसको भी हम कैसे चेक करेंगे, साइंटिफिक तरीके से। तो यहाँ देखो, जैसे तुमने सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन देखा होगा, ऐसा देखा होगा ना कि और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय में खाना नहीं खाना चाहिए वरना क्या हो जाएगा, नुकसान करता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पे है, तुम्हारे व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दिया कि अगर तुमने ग्रहण के समय आलू काटा तो तुम्हारा बच्चा जो वो कटा हुआ हो। ऐसे बहुत सारी बातें चलती हैं कि आलू नहीं काटना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ये भी सच है? ऐसे क्या? अब वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम साइंटिस्ट तरीके, मतलब साइंटिफिक तरीके से कैसे चेक करेंगे। समझ आ गया? क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आती है। 2015 में जब भूकंप आया था तो मेरे गांव में लोगों ने खूब बात फैलाया कि आज रात को चंद्रमा उल्टा होगा। अब कौन देखने जा रहा है कि चंद्रमा सीधा होता तो कैसा दिखता, उल्टा होता तो कैसे दिखता है। और बातें कह रही कि आज मेरा कुत्ता जो है बहुत तेज तेज भाग रहा है, इसका मतलब समझे कि भूकंप बहुत तेज आने वाला था। अगले 5 दिन तक कोई भूकंप नहीं आया था। तो ये क्या है, हम बहुत सारे सिचुएशन में क्या करते हैं, अफवाह फैला देते हैं। क्या फैला देते हैं? तो इन अफवाहों को, ये जो हमारे पास फेसबुक से या व्हाट्सएप से कहीं से आ रही है, तो हम इनको कैसे चेक करेंगे, साइंटिफिक तरीके से। कैसे? और वो कैसे करते हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो तुमको समझ में आएगा क्या कि सबसे पहले हम पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे इस वाले केस में कि ग्रहण क्या है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह क्या होता है, हानिकारक हो जाता है, पेट गड़बड़ी हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्रहण यानी कि एक्लिप्स क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण क्या होता है, तो ये मान लेते हैं कि मानना क्या है, ग्लोब है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, पृथ्वी, और सामने जो लाइट लगी है वो है सूरज। अब ये क्या है, चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। अब ये जैसे जैसे इसके आगे जाएगा तो ध्यान से देखोगे इस पे परछाई आएगी, इसकी इस पे परछाई आएगी जिसके कारण ये दिखेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि ये क्या हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी और ये है हमारा क्या, छोटू सा चंद्रमा। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब सूरज की लाइट यहां से आ रही है तो चंद्रमा पे पड़ रही है, तो चंद्रमा हमको दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो चंद्रमा है वो क्या हो जाएगा,
यहाँ आ गया, क्योंकि चंद्रमा हमेशा घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर, तो वो यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ पे, पृथ्वी के ठीक पीछे। तो अगर पृथ्वी के ठीक पीछे चंद्रमा आ गया तो क्या सूरज की रोशनी अब चंद्रमा पे पड़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट तो इधर से इधर निकल जा रही है, और जो दूसरी लाइट यहाँ से आ रही होगी वो भी क्या हो जाएगी? नीचे निकल जाएगी। तो अब चंद्रमा हमको कैसा दिखेगा? बिल्कुल अंधेरा, और वहां पे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट आने वाली थी उस लाइट को पृथ्वी ने क्या कर दिया? रोक लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी की परछाई पड़ गई इस पे। तो अगर पृथ्वी की परछाई पड़ रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रहण। और ये कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। सेम केस इसका उल्टा हो सकता है कि जब चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूरज की लाइट पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। और इसी तरीके से क्या हो रहा था? चंद्र ग्रहण में भी हो रहा था। तो जब चंद्रमा इधर है तो लाइट इस पे पड़ ही नहीं रही है, और लाइट पड़ नहीं रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रहण। तो सबसे पहला क्वेश्चन साइंटिफिक तरीके से अगर हमें चेक करना है, अगर हमको किसी भी चीज को, किसी भी भविष्यवाणी को साइंटिफिक तरीके से चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या है। तो ग्रहण क्या है? कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, या फिर पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाए और कोई एक नहीं दिख रहा, तो उसको हम ग्रहण कह देते हैं। तो जैसे इसको कौन सा ग्रहण कहेंगे हम? चंद्र ग्रहण। ठीक है। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? परछाई एक तरीके से। तो क्वेश्चन का पहला हल तो ये हो गया कि चंद्र ग्रहण क्या होता है? परछाई है। क्या है? शैडो है। अब हम क्या क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या जब ग्रहण लगता है, या फिर मान लो तुम्हारा खाना यहाँ रखा हुआ है और इसके सामने कोई पेड़ आ गया, तो पेड़ की परछाई पड़ेगी, इस पे पड़ेगी ना, तो क्या खाना खराब हो जाएगा? नहीं। तो पहला हमने देखा कि ग्रहण क्या है? ग्रहण है परछाई। अब परछाई आने के बाद खाना खराब हो जाता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रहण आने के बाद हमारा ये वाला खाना कैसे खराब हो जाएगा? नहीं होगा। तो कोई सा भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जिसमें ये बताया जाता है कि ग्रहण लगने पे खाना खराब होता है। ठीक है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, और ऑनलाइन सर्च करोगे वहां भी मिलेगा। ठीक है। कि ग्रहण के समय जो खाना है वो खराब हो, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं। समझ आ गया? तो साइंटिफिक तरीके से हम कैसे चेक करेंगे किसी भी चीज को? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्रहण क्या है। फिर हमको पता चला अच्छा ग्रहण का मतलब होता है कि परछाई आ रही है। फिर हम पूछेंगे कि क्या जब परछाई यानी कि छाया किसी पदार्थ पे पड़ता है तो क्या उसमें कुछ बदलाव आता है? नहीं आता है। खाना थोड़ी खराब होता है या कोई और चीज थोड़ी बदलती है। तो जब नहीं होती है तो तब हम किस पे निकलेंगे? निष्कर्ष पे, कंक्लूजन निकालेंगे कि देखो भैया ऐसी बात है। समझ में आगे में निकालेगा? तो ये क्या साइंटिफिक तरीके से हमें कोई सा भी सोशल मीडिया का दावा हो गया या कोई सा भी दावा हुआ हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि वो वाली बात है कि आलू को अगर चंद्र ग्रहण में काटा गया तो जो बेबी होगा वो भी क्या होगा? कटा हुआ है। इसको हम साइंटिफिक तरीके से अच्छा आलू कटने से कोई और चीज कैसे कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो ये क्या है? साइंटिफिक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो हमको कोई भी मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो इस बुक का जो लक्ष्य है उसको हम समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में यूज करेंगे। तो आज के लिए हम देखते हैं इतना ही। हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। चलिए बाय बाय।